नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिटीजनशिप वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को। तो देखिए, ये वो राइट्स है जो हर इंडियन सिटीजन को आज़ादी, बराबरी और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। इसका मेन पर्पज़ है एक ऐसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाना जहां लोग सिर्फ वोट ना दे बल्कि अपनी लाइफ में फ्रीडम और डिग्निटी के साथ जी सके। सिंपल शब्दों में कहें तो ये राइट हमें बताते हैं कि स्टेट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती हमारे खिलाफ। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिया गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक। हमारे देश में इसका इंस्पिरेशन आया था यूनाइटेड स्टेट्स के बिल ऑफ राइट्स से। अमेरिका ने सबसे पहले अपने सिटीजन्स को कुछ गारंटीड राइट्स दिए थे और इसी कॉन्सेप्ट को इंडिया ने अपनाया था। इस आइडिया के तहत सिटीजन्स को कुछ ऐसे बेसिक राइट्स मिलने चाहिए जो उनसे कोई भी सरकार छीन ना सके। इन राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा एक एंशिएंट डॉक्यूमेंट था जिसमें इंग्लैंड के लोगों ने किंग से अपने राइट्स सिक्योर किए थे। वैसे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स ने लोगों को स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी है ताकि कोई भी अथॉरिटी उनकी फ्रीडम को क्रश ना कर सके। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राइट्स लीगली एनफोर्सिएबल है, यानी अगर कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट इन राइट्स का वायोलेशन करती है तो सिटीजन कोर्ट जाकर अपना हक मांग सकता है। यही फीचर इन्हें फंडामेंटल बनाता है क्योंकि ये सिर्फ लिखे हुए प्रिंसिपल्स नहीं बल्कि जुडिशियली प्रोटेक्टेड राइट्स है। अब समझते हैं फंडामेंटल राइट्स का पर्पज। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट का सबसे पहला पर्पज है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। मतलब लोग सिर्फ वोट देने तक लिमिटेड ना रहे बल्कि अपनी सोच, विचार और एक्शन से देश के डिसीजन मेकिंग में भी एक्टिवली हिस्सा ले। ये राइट्स इंश्योर करता है कि पावर सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं बल्कि लोगों के हाथ में भी रहे। यहाँ पे दूसरा पर्पज है ऑथोरिटेरियन या डेस्पोटिक रूल को रोकना। यानी ये राइट्स एक ऐसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्रिएट करता है जिससे कोई भी रूलर या अथॉरिटी अपनी पावर का गलत यूज ना कर सके। सिंपल शब्दों में कहें तो फंडामेंटल राइट हमें ये एश्योरेंस देता है कि इंडिया में कोई भी डिक्टेटर नहीं बन सकता क्योंकि सिटीजन्स के राइट्स उसके ऊपर है। यहाँ पे नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज है स्टेट टायरानी से इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। यानी कि अगर कभी गवर्नमेंट किसी सिटीजन की फ्रीडम छीनने की कोशिश करते हैं, चाहे स्पीच हो, मूवमेंट हो या लाइफ का राइट, तो ये फंडामेंटल राइट्स एक लीगल शील्ड बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा फंडामेंटल राइट्स का मेन पर्पज है एक ऐसी डेमोक्रेसी बनाना जहाँ फ्रीडम और फेयरनेस दोनों बराबर हो और जहाँ कोई भी अथॉरिटी सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर ना जा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के मेन फीचर्स। ये हमें बताते हैं कि ये राइट्स काम कैसे करते हैं, किन लोगों पर लागू होता है और इन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए एक एक करके इन फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फीचर कहता है कि फंडामेंटल राइट मेनली इंडियन सिटीजन्स के लिए दिए गए हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ETC। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान की डिग्निटी और जस्टिस का रेस्पेक्ट करता है, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेनर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आप इन्हें अपनी मर्जी से बिना लिमिट यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, नेशनल सिक्योरिटी या डिसेंसी के नाम पर। इससे फ्रीडम और सोशल डिसिप्लिन दोनों के बीच बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स का मेन पर्पज है हमें स्टेट के खिलाफ प्रोटेक्शन देना। यानी अगर गवर्नमेंट, पुलिस या कोई पब्लिक अथॉरिटी आपके राइट्स वायलेट करे तब आप कोर्ट जाकर अपना हक मांग सकते हैं।
प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शंस पर ये नॉर्मली अप्लाई नहीं करते एक्सेप्ट कुछ स्पेशल केसेस जैसे आर्टिकल 17। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नेचर के होते हैं। नेगेटिव मतलब स्टेट क्या नहीं करेगी, जैसे आर्टिकल 18 कहता है कि स्टेट टाइटल्स नहीं देगी। और पॉजिटिव मतलब स्टेट को क्या करना चाहिए, जैसे आर्टिकल 21A कहता है कि स्टेट फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी। यानी कुछ राइट्स रोक लगाती है और कुछ जिम्मेदारी देती है। नेक्स्ट है ये राइट्स जस्टिसिएबल है। मतलब अगर कोई भी अथॉरिटी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करे तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। कोर्ट इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को ऑर्डर भी दे सकती है। इसी वजह से फंडामेंटल राइट सिर्फ लिखे हुए प्रिंसिपल्स नहीं बल्कि लीगली एनफोर्सिएबल गारंटीज है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट इज प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 32। तो देखिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। इस आर्टिकल के थ्रू आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके राइट्स वायलेट हुए हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रीट इशू करके आपके राइट्स को रीस्टोर कर सकती है, जैसे हेबिस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहाइबिशन, सर्टियोररी और क्वो अरेंटो। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बट इट कैन नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि फंडामेंटल राइट अमेंड किए जा सकते हैं लेकिन एक इम्पोर्टेंट कंडीशन के साथ, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते। यानी पार्लियामेंट चेंजेस ला सकती है पर सिटीजन के एसेंशियल राइट्स और डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स को ख़त्म नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये थे फंडामेंटल राइट्स के मेन फीचर्स। ये इंश्योर करते हैं कि हर सिटीजन एक फ्री, फेयर और डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब ये 6 हो चुके हैं। ये राइट्स हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो या फिर रिलीजियन। तो चलिए एक एक करके इन राइट्स को समझते हैं और देखते हैं कि हर एक आर्टिकल क्या कहता है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में, जिसे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों ये राइट हमें बताता है कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल है और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट सबको लॉ के सामने बराबर दर्जा देगी। आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में सबको बराबर का मौका मिलेगा। यहाँ पे आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया है, जबकि आर्टिकल 18 कहता है कि टाइटल्स जैसे राजा, महाराजा या सर नहीं दिए जाएंगे एक्सेप्ट एकेडमिक और मिलिट्री ऑनर्स। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में एक्सप्लेन किया गया है। ये राइट हमारे पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 19 कहता है कि हर सिटीजन को बोलने, लिखने, आगे बढ़ने और संगठन बनाने की फ्रीडम है। आर्टिकल 20 कहता है कि क्रिमिनल केसेज में फेयर ट्रायल और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को जीने और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है और इसीलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल माना गया है। जबकि आर्टिकल 22 कहता है कि अरेस्ट होने पर सिटीजन को कुछ लीगल राइट्स मिलते हैं, जैसे लॉयर मिलना। यहाँ पे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और इसे आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। ये राइट हमें शोषण और मजबूरी से बचाता है। आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर हमारे देश में बिल्कुल मना है। जबकि आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल के कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री या हैजर्डस वर्क नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन और इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। तो देखिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और ये राइट हर सिटीजन को अपना रिलीजियन फॉलो करने की फ्रीडम देता है। यहाँ पे आर्टिकल 25 कहता है कि हर पर्सन को अपना धर्म मानने, अपनाने और प्रचार करने का अधिकार है।
आर्टिकल 26 कहता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी को भी रिलीजियस पर्पज़ के लिए टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जबकि आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं दी जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसे आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। ये राइट्स माइनॉरिटीज़ के कल्चर और एजुकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी कम्युनिटी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचा सकती है। जबकि आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद एस्टैब्लिश और मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे आर्टिकल 31 में दिया गया था। तो देखिए, पहले ये राइट कहता था कि किसी भी सिटीजन की प्रॉपर्टी बिना कॉम्पेंसेशन के नहीं ली जा सकती, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट के बाद ये राइट फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये लीगल राइट बन गया है आर्टिकल 300A के अंडर। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जिसे आर्टिकल 32 में एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए, इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। आर्टिकल 32 कहता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी ये राइट हमें अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की ताकत देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये इसलिए क्योंकि ये हर सिटीजन को डिग्निटी, इक्वलिटी और फ्रीडम के साथ जीने का अधिकार देता है। इनका मेन पर्पज है गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना और लोगों को अनजस्ट ट्रीटमेंट से बचाना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब तक हमने फंडामेंटल राइट्स के मीनिंग, फीचर्स और उनके टाइप समझ लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी है जो बताते हैं कि राइट्स को कब, कैसे और किस लिमिट तक अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए इन पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। यानी जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कुछ फंडामेंटल राइट्स कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 19 के राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, प्रोफेशन सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 21 और 21 जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से जुड़े हुए हैं कभी सस्पेंड नहीं होते। यानी क्राइसिस के टाइम भी इंसान की डिग्निटी और जीने का अधिकार बना रहता है। नेक्स्ट है देयर आर सम लॉज व्हिच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लॉज को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन दी है ताकि पार्लियामेंट सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला सके। आर्टिकल 31A एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म से जुड़े लॉज को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे आर्टिकल 31B ने 9th शेड्यूल बनाया जिसमें डाले गए लॉज कोर्ट के रिव्यू से बच जाते हैं। जबकि आर्टिकल 31C कहता है कि अगर कोई लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है तो वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। यानी कि ये आर्टिकल्स जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच एक बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स में बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर आर्म्ड फोर्सेज एंड इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 33। तो देखिए, आर्टिकल 33 कहता है कि पार्लियामेंट आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विसेज जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये इसलिए ताकि डिसिप्लिन, ड्यूटी और नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे। सिंपल शब्दों में देश की रक्षा के लिए कुछ पर्सनल फ्रीडम्स सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर किसी एरिया में मार्शियल लॉ लगता है तो वहाँ कुछ समय के लिए फंडामेंटल राइट्स कार्टेल हो जाते हैं। आर्टिकल 34 कहता है कि ऐसे सिचुएशंस में मिलिट्री अथॉरिटीज़ को स्पेशल पावर्स मिल जाती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये एक टेम्पोररी मेजर होता है, सिर्फ इमरजेंसी कंट्रोल के लिए, ये परमानेंट नहीं होता। और फाइनली आर्टिकल 35 कहता है कि पार्लियामेंट को पावर है इन फंडामेंटल राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट के लिए लॉज बनाने की। यानी अगर किसी राइट के लिए स्पेशल रूल, पनिशमेंट या प्रोसीजर्स चाहिए तो वो सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं।
इससे पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी और लीगल क्लैरिटी बनी रहती है। तो ये थे फंडामेंटल राइट्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो बताते हैं कि कब राइट्स लिमिट किए जा सकते हैं और कौन उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम सबसे पहले समझते हैं एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो देखिए, फंडामेंटल राइट को हम इंडियन डेमोक्रेसी का कोर कह सकते हैं। ये वही बेसिक पिलर्स है जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इनके बिना डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम रह जाती है, लेकिन इन राइट्स के साथ लोगों को रियल पावर और पार्टिसिपेशन मिलती है। फंडामेंटल राइट्स का मेन एम है लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस को एंश्योर करना। यानी हर इंसान को अपनी बात कहने की फ्रीडम मिले, सबको बराबरी का दर्जा मिले और सबके साथ न्याय हो। यही 3 वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन स्टोन्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये राइट सिटीजन्स की प्रोटेक्शन का फाउंडेशन है। अगर कभी स्टेट या अथॉरिटी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे तो ये राइट सिटीजन्स को लीगल शील्ड देते हैं। यानी फंडामेंटल राइट्स ही वो कवच है जो हर इंडियन को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की ताकत देता है। तो चलिए अब देखते हैं व्हिच राइट्स आर अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन्स एंड व्हिच आर अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सभी फंडामेंटल राइट्स हर किसी को इक्वली नहीं मिलते। यहाँ पे कुछ राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, जबकि कुछ राइट्स सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को मिलते हैं। तो चलिए इन आर्टिकल्स को देखते हैं। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, जबकि आर्टिकल्स 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24 और 25 से 28 सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 12 और 13 को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।